सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 10 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो हमने कल होमवर्क में आप लोगों को दिया था। बहुत से साथियों ने उस प्रश्न को लगाकर उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या जिन साथियों ने उत्तर दिया है क्या उनका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। वो भी अपना मिला सकते हैं और ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो सकता है। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा पहला ये था होमवर्क वाला कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर क्षेत्रफल पूछेगा, अगर वृत्त का क्षेत्रफल या फिर वृत्त की परिधि पूछता है तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको त्रिज्या जरूर पता होना चाहिए। बिना त्रिज्या के हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। ये बात दिमाग में अच्छे से याद रखनी है कि चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे परिधि पूछे, हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या इसमें नहीं पता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे हैं। इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। एक हमने ये वृत्त बनाया, हमने एक ये वृत्त बनाया, ये वृत्त का बीचों बीच में सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना। अब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथे पार्ट का क्षेत्रफल बताना है। तो हम इस वृत्त को अगर बराबर बराबर 4 भागों में डिवाइड करें तो किसी एक भाग का आपको बताना है क्या, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मान लिया आपको बताना है। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एक वृत्त को मैंने टोटल कितने भागों में डिवाइड किया है सर, तो 4 भागों में डिवाइड किया है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर। हमको चतुर्थांश का बताना है, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो मेरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन उससे पहले हमको त्रिज्या जरूर पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या सर कैसे पता करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हमको परिधि दिया गया है भाई तो त्रिज्या हम बता सकते हैं ना। चलिए भाई साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, नॉर्मल सी बात थी। देखो हमको परिधि दिया है और वृत्त की परिधि होती क्या है भाई, समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से समझना। वृत्त की परिधि क्या होती है तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है ना, ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और एक्चुअल में परिधि की वैल्यू दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो ये 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। तो हम यहाँ से अब r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7, पाई आर का मान 22/7 गुणे का ये हो जाएगा r, बराबर के ये हो जाएगा आपका 22, बराबर के क्या हो जाएगा ये आपका 22। ये 22 से 22 कैंसिल, 2/7 गुणे में है उस तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। भाई ये 2/7 था, ये परिमेय संख्या गुणे में उधर जाएगी तो 7/2 में बदल जाएगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना था। हमने अभी बताया कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें पूरे वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और वहाँ से हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, है ना भाई साहब। तो r की वैल्यू पता है, यहाँ से हम रखेंगे 22/7,
इसका मान गुणे आर स्क्वायर मतलब 3.5 और 3.5, तो ये 3.5 गुणे का हमारा हो जाएगा 3.5। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 0.5 बार, 22 का 0.5 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे का 3.5, तो 11 का 3.5 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 के 5, कैरी आ गया मेरा 5, 11 तिया 33, 33 5 38, ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये पूरे वृत्त का आया ना क्षेत्रफल। देखो भाई ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया ना, चूंकि मेरे को केवल चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना था, केवल चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का मतलब 4 पार्ट में डिवाइड, तो इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 9 36, कितना बच गया भाई, 2 बच गया 25, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो जितने भी साथी आंसर दे रहे थे 9.625 वो बिल्कुल राइट था। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। चतुर्थांश का मतलब चौथा पार्ट, तो पूरे क्षेत्रफल का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 9.625। इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 2 पर क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। क्लियर सी बात हो गई ना यहाँ तक की, चलिए गुड। देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम चाहे जब हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मई में हो अप्रैल में हो, लेकिन आपको क्वेश्चन तो भाई लगाने ही लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर अगर हम परीक्षा डेट पूरी फिक्स डेट आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है भाई, आपको कंटिन्यू पढ़ाई को चालू रखना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। अगला प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कह रहा एक घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घंटे की सुई क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। ऐसा मैंने कल क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लंबी है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 70 मिनट में बनाए गए, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जल्दी से बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी साथी लगाएंगे भाई, क्या आएगा आंसर वही आपको बताना है, क्या आएगा आंसर वही आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की सुई, घंटे वाली सुई है, लिखा भी एक घंटे वाली सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है वही आपको बताना है, वही आपको बताना। क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर घंटे की सुई की बात है, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में मिनट की सुई की बात की गई थी, बस यही चीज़ है। देखो भाई अगर डायग्राम में क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हो ना तो फिर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। कैसे, देखो ये मान लिया मैंने एक हमारी घड़ी है, ये हमारी एक घड़ी है, घड़ी में बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, उसमें 3 सुइयाँ लगी होती हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। तो ये मान लिया मैंने घंटे की सुई है, ये 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 3 हो गया, सॉरी ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैंने मान लिया कि हमारी जो घंटे वाली सुई है ये 12 पर है, ये 12 पर है, और ये जब 12 पर है इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी पूरी यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये वृत्त की, अगर आप घड़ी को एक सर्किल मानो तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। यानी कि मैं बात कर लूँ मुझको त्रिज्या कितना दिया गया है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। भाई समझिए ये 5 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिज्या क्या होता है,
केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी घंटे की सुई, और घंटे की सुई मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 70 मिनट में, देखो ये यहाँ तक 3 तक आएगी तो 15 मिनट, 6 तक आएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यहाँ तक आएगा तो 70 मिनट हो जाएंगे। देखो भाई यहाँ तक जाएगी 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 50, यानी पूरा 1 घंटा पूरा क्रॉस करके कहाँ पर जाएगी, यहाँ तक जाएगी 5 तक, यानी यहाँ तक जाएगी। ये पूरा 1 घंटा क्रॉस करे 60 मिनट, फिर ऐसे बढ़ेगी 70 मिनट, यानी यहाँ 2 तक आएगी तो 70 मिनट होगा कि नहीं होगा। वो घड़ी में आप ना देख पाओ वो बात की बात है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। अब आपको जब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, करते हैं ना भाई साहब। तो चलो इसको हम साफ करते हैं अब, ठीक है ना, ये समझ चुके होगी। अब आप कहोगे सर हमको तो थीटा नहीं पता है, थीटा नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थीटा देखो कैसे पता करेंगे। हमको पता है कि जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वो एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनाती है, यानी एक में पूरा चक्कर घूम जाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाएगी। यानी भाई 12 घंटे में, बात को समझना दोस्तों, 12 घंटे में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहोगे 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि घड़ी है ये 12 मान लिया, ये मान लिया मैंने 6, ये 3 और ये 9, यहाँ से चलना प्रारंभ करी 12 से, तो ऐसे ऐसे घड़ी चलना शुरू करेगी ना, फिर से यहाँ आएगी, तभी तो पूरा 12 घंटा होगा। और ये पूरा मेरा कितने डिग्री का कोण है, ये पूरा मेरा 360 डिग्री 360 अंश का कोण है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, यानी अगर मैं 1 घंटे में बात करूं, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण, 360 बटे का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 360 बटे का 12 हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं होगा, 1 घंटे में 360 बटे का 12। अब क्या करेंगे, अब एक बात यहाँ पर समझिए, ये 1 घंटे में, लेकिन हमको क्या बताना है 70 मिनट में, तो इसके लिए हमको एक बात 60 मिनट में पता होना चाहिए ना भाई, 60 मिनट में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम इसको अगर काटेंगे 12 से, तो 12 तियाँ होता है 36, ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 घंटे का मतलब कितने डिग्री हो गए, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ना, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो ये जो 1 घंटे है इसको हम 60 मिनट भी तो कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे हमको 70 मिनट में पता चल जाए तो हम 70 मिनट में निकाल लेंगे। यानी अगर मैं 70 मिनट की बात करता हूँ 70 मिनट में, तो 70 मिनट में कैसे निकलेगा भाई, 60 मिनट का पता है, 30 बटे में 60 और गुणे 70 मिनट का पता करना है, तो ये गुणे का 70 कर देंगे ना। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 35 बार में, यानी कि 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 35 डिग्री का कोण बनेगा। 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 35 मिनट का कोण बनेगा। अब इतनी चीज़ क्लियर है, थीटा की वैल्यू पता चल गई है, थीटा कितना है 35 डिग्री है ना, थीटा 35 डिग्री है, तो बस ठीक है। अब हमको पता चल जाएगा आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा के स्थान पर 35 रख देंगे, तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 बटे 360, क्योंकि थीटा हमारा 360 है, गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान होता है 22 बटे में 7, गुणे आर कितना है, तो आर है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर रखेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते का 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो गया भाई 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये 7 से 7 मेरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 22, 25 और 72। तो यहाँ हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 11 बार, 2 3 6, 2 6 12 36 बार, तो 11 25। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 इस तरफ लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 25 55 के 5 हैंसिल कितना आ गया भाई
5 आ गया, 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया 27, 275 भागे का 36, 275 भागे का 36, इस 275/36 बचा, 275/36। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितनी बार जाएगा भाई, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 6 से 7 छंग 42, 7 बार जाएगा। जहाँ तक देख लेते हैं 7 बार जाएगा क्या, अगर 36 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 छंग 42 के 2 कैरी आ गया मेरा 4, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना होता है 25 होता है, 252 हो गया। 7 बार चला जाएगा, यानी 36 से ये 7 बार जाएगा। अब दशमलव लगाओगे तो आंसर 7 दशमलव कुछ आएगा, 7 दशमलव कुछ आएगा आंसर। क्या आएगा वो आप देख लेना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 252 से घटा दोगे 275 से 252, कितनी भी बार आएगा, 6 4 6 3 जो भी आएगा 6 4 आएगा तकरीबन, 7.64 के तकरीबन आएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा 7.64। ये चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। भाई देखो, हमने इतना कहा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, क्लियर पता चल गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या, θ/360 गुणे πr²। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तभी बता सकते हैं जब हमको एंगल पता होगा। तो एंगल पता करा मैंने कैसे, भाई घड़ी जब पूरे 12 घंटे में घूमेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में 360/12, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 360/12। तो 70 मिनट में, चूंकि घड़ी 70 मिनट टोटल चल रही है ना, वो देखो 70 मिनट, तो 70 मिनट में 30/60 गुणे 70 तो 35 डिग्री। सॉल्व कर लिया, 7.64 आपका आंसर आ गया है। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचते हैं, क्या है प्रश्न उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो जरूर आएंगे भाई। देखिए, आपको बिल्कुल इजी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है भाई। आप लोग सब लोग जानते हो कि परीक्षा हाल में जो बैठता है उसी को पता चलता है कि पेपर कैसा आता है, कैसे पेपरों को सॉल्व करना है, वो उसी को पता होता है। तो इसीलिए हमेशा आप अपने आप को ये इतने काबिल बनाइए कि जो हमारा सिलेबस है उससे अगर एक लेवल अप भी क्वेश्चन आता है ना, तो मैं सॉल्व करके आऊँगा। ये आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। और मैं बता दूं, भले ही इस चैनल पर मेरे क्लास को कम लोग देखें, 100 150 200 लोग देखें, लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, जब जब वीडियो देखेंगे, उनको लगेगा परीक्षा हॉल में कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने पढ़कर आया है। अभी तो आप 3rd सेमेस्टर में हो, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो, अभी आप 4th सेमेस्टर में जाओगे। अगर यही चीज़ें उसमें भी है ना, तो देखना आप तो कहोगे सर मैं पहले से ही पढ़ के आया हुआ हूँ, आप कहोगे मैं पहले से पढ़ के आया हुआ हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों, सही से पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ कर चलिए बस। अगला प्रश्न लगाने की कोशिश करना। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः कितनी कितनी दी गई हैं। तो मेरे को 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया गया। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं। फिर क्वेश्चन आगे है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, उनके एरिया का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ। ये सभी प्रश्न जो हैं ये सभी पीडीएफ के प्रश्न हैं। तो आपको पीडीएफ मिल गई होगी सभी लोगों को, जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करना, एक तरफ से सॉल्व करना प्रश्नों को। अगर इन प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया तो भाई सर्किल तो खत्म है मानो, ठीक है ना। और भी चैप्टर के क्वेश्चन हैं, और भी चैप्टर के हैं, बस मैंने आपके लेवल के हिसाब से इनको इंक्लूड किया है। लगाइए, इस प्रश्न को लगाइए, जल्दी से इस प्रश्न को लगाइए। दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अच्छा मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, अनुपात यानी कि रेशियो, ये रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है? तो आप कहोगे सर रेशियो जो होता है वो एकदम सरलतम रूप होता है। सरलतम रूप मतलब कि जब तक काटते हैं, जब तक काटने में दिक्कत नहीं होने लगती है, रेशियो एकदम सरलतम रूप होता है। तो
तो बात को जरा गौर से समझना। दो वृत्त हैं, दो सर्किल हैं, एक हमारा ये वृत्त है, एक हमारा ये वृत्त है। एक वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। दो त्रिज्याएं दी गई। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वृत्त का अनुपात होता क्या है, वृत्त का अनुपात होता है, सॉरी, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। इनका अनुपात हम लोग दिखा देंगे पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से। एक आर, चूंकि क्रमशः एक में हम 6 रखेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में हम 4 रखेंगे, बस काम खत्म। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया पाई आर, आर मतलब आर स्क्वायर कितना है भाई, देखो आर स्क्वायर 6, पहले 6 रखोगे ना, तो 6 का स्क्वायर 36 अनुपाते पाई आर गुणे आर का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 24 हो गया, 4 का स्क्वायर 24। अब सीधा लॉजिक रेशियो में जो कटता है वो काट देते हैं। ये पाई आर कट गया, तो बचा कितना आपका 36 अनुपाते 24 बच गया ना। इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो 4 से काट सकते हैं, 4 नवैया 36 और 4 छंग कितना हो गया, 24 हो गया। 4 नवैया 36, 4 छंग कितना हो गया भाई, 24 हो गया। एक सेकंड रुकना भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है ना। ये 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर भाई 16 होगा, ये 16 होगा। अब यहाँ देखो 4 नवैया 36 और 4 चौके 16, तो आंसर 9 अनुपाते 4 आएगा, आंसर 9 अनुपाते 4 आएगा। समझे कि नहीं समझे, आंसर कितना आएगा, 9:4 आएगा। समझना भाई, मैंने पाई आर से पाई आर को काट दिया। यहाँ पर रेडियस मेरी दूसरी 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 का स्क्वायर 16, पहले 9 थी तो 9 का 6 थी, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटा, 4 नवैया 36, 4 चौके 16, तो 9 अनुपाते 4 हमारा राइट आंसर है। नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं, आंखों ही आंखों में सॉल्व करेंगे। क्लियर बात ना, चलो अगला प्रश्न होगा 4 नंबर। भाई सेशन को एक बार जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि कुछ साथी समझ रहे हैं कि पेपर के टाइम पढ़ेंगे, तो ये भाई गलती मत करिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सब कुछ बट जाता है लेकिन आपकी पढ़ाई को, आपके नॉलेज को कोई कभी नहीं बांट सकता है, ठीक है ना भाई। कितना भी मुसीबत हो आपके ऊपर, कितने भी आपके ऊपर कष्ट हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं भी जाकर अपना गुजारा बसारा कर सकते हो। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रही है कि उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और क्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, कह दे तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान भाई साहब सर्किल में आपको नहीं मिल सकता है। कुछ नहीं, कल ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, कल ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि सर क्या बताया था, अगर हमको जीवा की लंबाई दे दे, चाप की लंबाई दी गई है और त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर, तो जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड का 1/2 गुणे L गुणे R, बस। अब कहो ये मैंने कल आपको नहीं बताया था कि जो हमारा चाप होता है उसका आधा करके त्रिज्या से गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाता है। कैसे, देखो भाई 1/2, यहाँ पर L की लंबाई कितनी है 10 गुणे R कितना है मेरा 6, 2 से काटा 5 बार में, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर, इट विल बी राइट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या जो हो जाएगा वो 5 है, प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार है। यदि एक वृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि बताओ। एक वृत्ताकार चांदे का व्यास, चांदे का व्यास कितना है भाई? तो वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा गया भाई? उसकी परिधि बताओ। तो उसकी परिधि बताओ, उसकी परिधि बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। परिधि बताओ। चांदा देखा है ना आप लोगों ने? चांदा से तो भाई सब लोग वाकिफ होंगे। पहले हम लोग एंगल बनाते थे चांदी से, है ना, 7-8 में थे जब। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि आपको बताना है। उसकी परिधि आपको बताना। वृत्ताकार चांदा कैसे होता है? चांदा आपका ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है चांदा, ऐसे तो होता है चांदा। ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी दूरी आपकी व्यास कहलाएगी। और व्यास हमको दिया गया कितना? 14 सेंटीमीटर। यानी ये पूरी दूरी हमको दी गई 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को व्यास दिया गया। व्यास भाई कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर दिया गया ना। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगा। 2 सत्ती 14, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब हम पूरे वृत्त की परिधि निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, जो आएगा वो इसकी आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं वृत्त की परिधि निकालूँ, पूरे वृत्त की, संपूर्ण वृत्त की अगर मैं परिधि निकालूँ, संपूर्ण वृत्त की परिधि मैं बताऊं, वृत्त की परिधि निकालूं, तो संपूर्ण वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है ना। तो यहाँ से 2πr 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा भाई? गुणे कितना हो जाएगा? ये r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7। r कितना है? 7 है ना। ये r 7 है ना। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूना 44। 22 दूना 44 से ही हमारा आंसर आ जाएगा। 22 दूना 44 से ही हमारा आंसर आ जाएगा। 22 दूना 44 से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, थोड़ी सी चीज़। यहाँ पर भाई देखो, हाफ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये 44 आया है, मैं यहाँ पर हाफ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ज़रा एक बात समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। आंसर होगा तो होगा। क्लियर? यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न में पहुंचेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था अभी कि 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तो 2 से जब द्वितीय भाग कहेगा, क्योंकि हमने देखा नहीं था, कहा था कि तो उसकी परिधि बताओ, उस पूरे वृत्त की परिधि आपको बताना है। ये बात यहाँ तक की क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई? क्लियर बात हो गई? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है प्रश्न की। 2 ही चीज़ें प्रश्न में डिफ़िकल्ट होती हैं, एक तो लैंग्वेज और दूसरी क्वेश्चन को अगर हम समझ गए, क्वेश्चन में हम ये समझ गए क्या पूछ रहा है, क्या हम लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन लग जाएगा, चाहे जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6, ये क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को आपस में सटा कर रखा जाता है, आपस में
सटा कर रखने पर बने घनाभ का 6 संपूर्ण पृष्ठ बताओ। आपस में सटा कर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले कईयों बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है भाई। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को आपस में सटा कर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। भाई देखो समझना भाई, कंसंट्रेट होकर समझना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। 2 घनाभ हैं, ये माना मेरा ऐसा एक घनाभ है। भाई घनाभ कैसी होती है, घनाभ की शेप कैसी, स्क्वायर के आकार का होता है ना। ये हमारा एक घनाभ है और उसके बाद एक घनाभ हमारा ये है। ये 2 हमारे पास क्या है, घन है। ये 2 हमारे पास घन है, ठीक है ना, जिनकी लंबाई की भुजा दी गई 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, सभी 10-10 हैं। इन दोनों को जब आपस में सटाकर रखा जाता है तो एक घनाभ बन जाता। भाई जब सटाकर रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे हमारा बन जाएगा। तो जब ये ऐसे बनेगा तो क्वेश्चन कहा गया इसका आपका संपूर्ण पृष्ठ बताना है। यानी दोस्तों ये 10 मिलकर टोटल ये कितनी हो गई, 20 हो गई, और ये तो 10 ही रहेगी, ये 10, ऊंचाई भी 10 ही रहने वाली है, ऊंचाई भी 10 रहेगी। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा। भाई समझना, एल कितना है, लंबाई कितना है, तो लंबाई है 20, घनाभ की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की हाइट, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस के HL होता है ना भाई साहब। यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। तो देखो ये हम रखेंगे LB कितना है 20, और 20 दहम 200, तो ये आ गया 200 प्लस के BH, B है 10, H है 10 दहम में 100, फिर HL, H है मेरा 10 और L है 20, तो 20 दहम में 200, 200 400 1 500, तो 2 गुणे में आ जाएगा 500 दहम 1000। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर, 1000 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर सकते हो, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। कई बार ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं। 6 प्रश्न हो चुके हैं, अब 7 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। उसकी भी भावनाओं को समझते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात ना। चलो भाई साहब 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर किया करो, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। आपसे और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि हमें ये दीजिए वो दीजिए, बस इतना कहा जा रहा है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग पहुंचाइए। कब, जब आपको पसंद आए तब, ठीक है ना। पूरी संपूर्ण फ्री शिक्षा आपको दी जाएगी, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है कि आपसे कहा जाए भाई कि आप PDF ही ले लीजिए हम लोगों से, ना कुछ भी नहीं। जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, हम लोग मैराथन भी लेकर आएंगे, हम लोग आपको सब कुछ कंटेंट देंगे। केवल आपके ही लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए खड़े हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आई, जिसका मेन कारण यही है कि हम लोग थोड़ा सा बिजी थे अपने कामों में और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन आपको अब डेली का डेली क्लासें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 है 2a स्क्वायर प्लस के a का होल स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 3 ब्रैकेट में है 2a
2a² प्लस का a, उसके बाद है आपका माइनस के 418, माइनस के 418 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। देखिए अगर आप 2 मिनट की बात बताएंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आज के ज़माने में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो पता है आगे आने वाले समय में क्या होगा। आप आज जिसके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप टाइम निकाल रहे हो, वो टाइम आने पर आपको कहेगा कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। ये सब जो इधर उधर की बातें हैं, सब बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं हैं। आप हमेशा कंसंट्रेट रहना अपनी स्टडी के ऊपर। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तभी देखिए जितने भी सपने हैं तभी पूरे होंगे जब आप पढ़ाई करोगे। ऐसे कुछ नहीं मिलता है, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि आप आज काम ऐसे कर रहे हो कि यार हम ऐसे बढ़िया ऐसे उधर घूमेंगे, उसके बाद जब क्या होगा, जब हमारी शादी हो जाएगी, लड़के बच्चे होंगे तो हम उनसे ले लेंगे, उनसे ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, एक दिन कोई देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, हमेशा नहीं दे सकता आपको। इसीलिए आपको पढ़ना है, आपको अपने मनपसंद जॉब करने के लिए, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई तो करना ही करना पड़ेगा, है ना। चलो इस प्रश्न को देखते हैं। 2a² प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 3 2a का स्क्वायर प्लस a माइनस का 418 के गुणनखंड करो। इस चीज़ को हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखना। देखिए आप देखो यहाँ 2a² प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 3 2a² प्लस a माइनस के 418, यहाँ पर 2a² ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो हम इसके बराबर x मान लेंगे कुछ समय के लिए, अपने इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, या हम लोग इसको बहुपद बनाने के लिए। कैसे हम मानेंगे 2a² प्लस के a बराबर मेरा x है। ये मैंने सपोज किया है, ये मैंने क्या किया है, माना है। मैंने इसको क्या किया है भाई, माना है। तुम जहाँ जहाँ 2a² प्लस a है वहाँ x रखो, तो यहाँ इसका स्क्वायर है, मतलब इसका x²। भाई इसके स्थान पर x² आ जाएगा ना, प्लस 3, यहाँ पर ये है तो मतलब ये 3x हो गया, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस का 400 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात इतनी समझे। अब इस प्रश्न को देखकर आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि सर ऐसा प्रश्न तो मैंने किया है। अब 418 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, 2 ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38, 38 39 40 41, ठीक है ना भाई, ये आ गया। देखो 19 का अगर आप 22 से गुणा कराओगे तो ये 418 ही आएगा। 19 दूना 38 के 8 कैरी आ गया मेरा 3, 19 दूना 38 2 40 1 41, 418 काम हो गया। ये मैंने 2 फैक्टर इसके कर लिए। तो अब हमको यहाँ प्लस के 3 लाना था, यानी अगर 22 से 19 घटा देंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, अगर 22 से 19 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप x² प्लस, अब 3x ना कहकर क्या कहेंगे, 22x माइनस के 19x और माइनस के 418, यही तो कहेंगे ना भाई। 22 में से 19 जाएगा तो 3x बचेगा, 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन मिल रहा मेरा x, तो ये हो जाएगा x प्लस के 22, x प्लस के 22 एक ब्रैकेट में, इधर कॉमन माइनस के 19, जैसे कॉमन वैसे ब्रैकेट, कॉमन माइनस का लिया तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 19 से 19 खत्म भाई x, ये माइनस तो प्लस, 19 दूना 38 हो गया और 19 दूना 38 हो गया। ये x प्लस 22, x प्लस 22, ये हमारा क्या बन गया, दोनों में कॉमन। तो जब ये दोनों में कॉमन दोस्तों, तो इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस के 22 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस के 19। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने x बराबर ये माना था ना, हमने x बराबर ये माना था, तो अब हम इसमें x बराबर इतना रख देंगे, बस आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर कि x बराबर 2a² प्लस के a रखने पर, 2a² प्लस के a रखने पर, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, मैं देख लूँ आप लोगों को दिख रहा है नीचे कि नहीं। चलिए भाई, क्या है, x बराबर 2a² प्लस a रखने पर, यही तो ना। तो अगला स्टेप
यहाँ मैं लिखता हूँ, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, देखो जहाँ पर था x प्लस 22 तो x प्लस 22 था 2a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस का a, और ये कितना है प्लस के 22, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में आपका कितना था x माइनस के 19, तो अगले ब्रैकेट में यानी 2a स्क्वायर, और उसके बाद कितना हो जाएगा भाई प्लस के a माइनस के 19, ये आपका आंसर आपका ये आपके सामने है, नोट कर सकते हो, ये आंसर आपके सामने है, नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से भाई नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है ना। 2a स्क्वायर प्लस के a प्लस के 22 आपका आंसर, 2a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 19, ये दोनों आपके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर बात ना, नोट कर लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या किस पर, तो प्रश्न संख्या हम पहुंचेंगे 8 पर, प्रश्न संख्या 8 पर, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न भी हमारा अलजेब्रा से होगा और इससे पहले का कराया हुआ प्रश्न होगा। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे प्रश्न हमारे समझ में नहीं आए, तो दोस्तों हमको और ऐसे प्रश्न मिले नहीं, हम उसी प्रश्न को दोबारा ही रिवाइज कराए दे रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखते हैं क्या है, उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 437 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो, को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड आपको करना है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। जल्दी से भाई साहब लगाइए इस प्रश्न को जल्दी से लगाइए, आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दीजिए इस प्रश्न को। हमने एक सीधा और सरल सा तरीका आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न जब भी आपके नेत्रों के सामने आएंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि जो a है ना, इसका गुणांक, हमने फार्मूला बताया था कि a का गुणांक, बताया था ना भाई साहब कि a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर करना है। सबसे पहला काम, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। a का गुणांक कितना है 4, तो 4 बटे 2, 4 का a का गुणांक है तो -4, तो -4 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 बटे का 4, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, यानी कितना आ गया 4 आ गया। अब इतना करने के बाद आपको इस प्रश्न को लिखना है। मैंने लिख लिया सबसे पहले a स्क्वायर, फिर आपको लिख लेना है माइनस के 4a, या आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, नो टेंशन। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, ये जो आपका आएगा यहाँ से जो आएगा इसको एक बार प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में लिख लेना है। 4 आया, 4 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऊपर बचा क्या माइनस के 437 बच गया, माइनस के 437 बच गया। अब भाई साहब एक बात समझिए, आप इसको ऐड कर लीजिए तो माइनस का 7 4 11 441 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस के 441 आ जाएगा। अब इतने वाले को, जितने को मैं डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, जितने को मैं काजू कतली के डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, इसको क्या कह सकते हैं, इसको सर मैं कह सकता हूँ a-2 का होल स्क्वायर। बताओ कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर a-2 का होल स्क्वायर को मैं खोलूँगा इसको, तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे a गुणे 2, तो 4a हो जाएगा, माइनस के 4a और गुणे प्लस b स्क्वायर, b का है 2, 2 का स्क्वायर 4, यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको समझना है बस। देखो माइनस का 441 जो यहाँ था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात समझो, ये जो माइनस का 441 है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको सर मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले इसको तो लिख लेते a-2 का होल स्क्वायर, 441 को मैं -21 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अब एक संख्या बन गई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता क्या, एक बार a प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो अगर मैं प्लस में लिखता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा a-2,
उसके बाद प्लस का 21, a माइनस का 2 प्लस का 21, एक बार प्लस में हो गया, अगली बार इसको माइनस में लिख देंगे। कैसे? a माइनस के 2 माइनस का 21, ये लिख दिया। तो अब आंसर क्या आएगा? सॉल्व कर लीजिए, a प्लस के 19 ये आंसर, और ये आ जाएगा a माइनस का 23, यही आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। a प्लस का 19 उसके बाद a माइनस का 23, यही आपका आंसर है, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आपके आ गया होगा। सबसे पहले a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर करना, जो आएगा उसको प्लस माइनस कर देना है एक एक बार, फिर हमको क्या करना, सौरसमीका लगा के सॉल्व कर लेना। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, जो कि होगा हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर उनको पसंद आ रही है तब, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको आप लगाने का प्रयास करोगे, उसको आप लगाने का प्रयास करोगे। ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना सर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125, एक्स स्क्वायर प्लस के 30x प्लस के 125 के गुणनखंड आपको करने हैं, इसके गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई मैं बात करूँ यहाँ पर a बराबर कितना है, तो 1 है, a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, 30 है, c बराबर कितना है, 125 है। भाई देखो a b c कहाँ से आया, तो हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के c प्रकार के व्यंजकों से। a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, b के रूप में तोड़ते हैं, a c का मल्टीप्लाई 125 ही आएगा, 125 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, जोड़ने घटाने पर 30 आए तो होता है 25 पंचे 125, 25 और 5 30 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 30x को मैं क्या कह सकता हूँ, 25x प्लस के 5x प्लस के है 125। दो दो के जोड़े बना के कॉमन लेंगे तो इधर कॉमन मिल जाएगा x, इधर x कॉमन मिल गया हमारा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, x प्लस के 25 एक ब्रैकेट में, इधर प्लस के 5 कॉमन तो x बच गया यहाँ पर x, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, x प्लस के 25 यहाँ बच गया, तो x प्लस के 25 एक ब्रैकेट में, ये हमारा x प्लस के 25 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट में x प्लस के 5, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। x प्लस के 25, x प्लस के 5, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और डेली वाले रूटीन न करना भूलना। आपको वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है, ज़्यादा पसंद आने पर दोस्तों के संग शेयर करना है, और ऐसी ही वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बात और, आपकी राय लेना चाहते हैं हम लोग। कहीं कहीं स्कूलों में साथियों ने बताया है कि सर हमारे स्कूल में 4th सेमेस्टर की मैथ जो है वो पढ़ाई जाने लगी है, 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जाने लगी है। तो आप लोग आज की वीडियो में कमेंट करके बताओगे ऑफलाइन क्या यहाँ भी आपको 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जाए, 3rd के साथ साथ 4th भी आपको पढ़ाई जाए। सभी साथी अपना अपना मत देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3rd है वो हमारी ऐसे चलती रहेगी, ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है ना। 4th भी हम लोग पढ़ेंगे, साथ में कवर करेंगे, क्योंकि अभी से अगर पढ़ते रहेंगे तो जब स्कूल में हम लोग जो भी होगा, देखिए हम लोग के कॉलेज में अपने पढ़ेंगे, साथ में हम यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी भी करेंगे, तो हमारा डबल बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। तो बताना ज़रूर, और ये काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे आपसे कल एक ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे।